हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाली हूँ सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि मैं जो है आज जो आपको मैंने कल बताया था, कल मैंने आपको संसद पढ़ा थी, यानी कि कल मैंने आपको पूरा पार्लियामेंट समझा दिया था। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को पार्लियामेंट जो है समझ में आ गया है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, जो हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है। ठीक है, जो हमारा नया संसद भवन बन के तैयार हुआ है वो किस दिन उसका उद्घाटन हुआ था। तो ये फ्रेंड्स थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और इसके बाद हम लोग जो है आपको सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है आपको मैं स्टार्ट कराती हूँ। ठीक है, और आप सभी को पता है मैं सभी जो है वन लाइनर क्वेश्चन आंसर ली हूँ ताकि ज़्यादा टाइम किसी का वेस्ट ना हो और आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर जो है अच्छे से समझ और सीख सकें। तो देखिए, हम नया संसद भवन की बात करेंगे। तो नया संसद भवन जो है फ्रेंड्स, हम उद्घाटन की बात कर रहे थे। तो जो फ्रेंड्स इसका उद्घाटन है वो 28 मई 2023 को हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था इसका उद्घाटन? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन किया था। ठीक है, जिसको हम सेंट्रल विस्टा भी कहते हैं। सेंट्रल विस्टा जो फ्रेंड्स यानी कि पुनर्विकास परियोजना है। और फ्रेंड्स देखिए, इसका जो आकार है, किस प्रकार से इसका आकार दिया गया, जो हमारा नया संसद भवन है तो त्रिकोणीय आकार। ठीक है फ्रेंड्स, किस प्रकार से है? त्रिकोणीय। ठीक है, आप देखे होंगे तो इस प्रकार से त्रिकोणीय आकार में जो है इसका आकार दिया गया है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यही बात करें कि जो इसका जो निर्मित क्षेत्र है, ठीक है, जो मतलब हमारा जो नया संसद भवन बना है उसका जो निर्मित क्षेत्र है कितना है? तो 64,500 वर्ग किलोमीटर है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट्स हैं। और इसके अलावा हम बता दें आपको कि इसमें जो द्वार है, इसके जो मुख्य द्वार है कितने हैं? इसके मुख्य 3 द्वार खोले गए हैं। पहला द्वार का नाम रखा गया ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। तो इस प्रकार से उसके 3 द्वार हैं। और फ्रेंड्स अगर हम बात करें, इसमें जो है जो ये नया संसद भवन बनके तैयार हुआ है, इसमें राज्यसभा में बैठने वालों की जो क्षमता है वो 384 है। और लोकसभा जो है उसमें बैठने वालों की जो क्षमता है वो 888 दी गई है। ठीक है, और अगर हम बात करें संयुक्त अधिवेशन, अगर संसद में अगर संयुक्त संसद अधिवेशन में बैठने की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स कुल व्यवस्था वहाँ पे दी गई है 1272 है। ठीक है, और लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा दिया गया है वो राष्ट्रीय फूल कमल के जैसा दिया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें राज्यसभा का जो दिया गया है वो कमल के जैसा दिया गया है। लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा दिया गया है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर के जैसा दिया गया डिज़ाइन। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, जो वहाँ पे परिसर में जो वृक्ष लगाए गए वो राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि बरगद स्थापित किया गया है। इसके अलावा हम बात करें, जो हमारा पुराना वाला संसद भवन जो था उसको संविधान सदन के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप सभी के लिए एग्ज़ाम के लिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं नया आज सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जिसको हम न्यायपालिका भी कहते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से बात करेंगे न्यायपालिका यानी कि सर्वोच्च न्यायालय क्या है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे दिया गया है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो ये फ्रेंड्स जो है किसके पास है इसका अधिकार? तो संसद के पास है। ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार जो है किसके पास है? तो केवल सांसद के पास है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में जो है फ्रेंड, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं, न्यायालय के जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है फ्रेंड्स? कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, इसमें जो है कुल मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो उनकी संख्या जो है 34 हो सकती है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ जितने भी न्यायाधीश होते हैं सबकी संख्या मिलाकर के 34। ठीक है, 34 होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, दूरसंचार विवाद निपटान एवं अपील अधिकरण के निर्णयों को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, कहाँ पे चुनौती दी जा सकती है? केवल सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे कह रहा है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो वेतन का निर्धारण है फ्रेंड्स संसद के द्वारा किया जाता है। ओके, किसके द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स? संसद के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, इसके पहले ही मैंने आपको बताया, यानी कि जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा और उनके अलावा
सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो उच्च न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है ये किसके पास है, तो ये फ्रेंड्स संसद के पास है, यानी कि पार्लियामेंट के पास है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों जो हैं किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। यानी कि फ्रेंड्स जो सेवानिवृत्त हो गए हैं उसके पश्चात सर्वोच्च न्यायालय में जो नई दिल्ली है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, सामान्यतः उच्चतम न्यायालय सभी मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है। ठीक है, उच्चतम जो न्यायालय है इसमें जो सभी मामलों की जो सुनवाई होती है वो कहाँ पे होती है, तो दिल्ली में करता है, परंतु किसके अनुमोदन से वह किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से। ओके, राष्ट्रपति के अनुमोदन से वो जो है सुनवाई कहीं और भी कर सकता है। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स हम यहाँ बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की जो सेवानिवृत्ति की जो उनकी आयु होती है वो 65 वर्ष में, यानी कि फ्रेंड्स 65 वर्ष में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। ओके, तो रिटायरमेंट की जो यहाँ पे सेवानिवृत्ति यहाँ पे दी गई फ्रेंड्स, तो 65 वर्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 134। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है, अनुच्छेद 134। अब देखिए फ्रेंड्स यहीं पे अगर हम बात करें कि भारत की न्यायिक व्यवस्था जो है वो एकहरी और एकीकृत, ठीक है, एकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय कहाँ पे है फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, तो 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, फिर जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है कौन करता है, तो राष्ट्रपति द्वारा, फिर राष्ट्रपति करते हैं। ओके, अब देखिए अगर हम बात करेंगे कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता शक्तियों के विनिमय से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति जो है वो भारतीय संसद को प्राप्त है। ठीक है, किससे प्राप्त है, भारतीय संसद से प्राप्त है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामलों, तो मामलों की जो सुनवाई होती है, सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की जो संख्या है कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 5 होनी चाहिए। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय में संविधान के जितने भी निर्वाचन से संबंधित मामले होते हैं उनकी सुनवाई करने के लिए तो कम से कम कितने, 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, उनकी संख्या जो है कम से कम 5 होनी चाहिए। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, उच्चतम न्यायालय का गठन जो है इससे संबंधित जो प्रावधान दिया गया है वो अनुच्छेद 124 में दिया गया है। ठीक है, इससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो 124 में दिया गया है। और उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के सभी संबंधित जितने भी हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं सभी के बारे में एक एक करके आपको बताते चलते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है सर्वोच्च न्यायालय का संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखिए पहला अनुच्छेद यहाँ पे संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, किसके प्रावधान किए गए हैं फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधान किए गए। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अभी जो आपकी थियरी वाली क्लास कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद मैं आपको जो है ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर कराऊंगी जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन पेपर में लेके बैठूँगी, इसको सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है, अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान है। सर्वोच्च जो अनुच्छेद 124 है इसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ तक सभी को समझ में आया। नेक्स्ट देखिए तीसरा हम यहाँ बात करेंगे। तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, किसकी नियुक्ति की जाती है, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 126 के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 127 के अंतर्गत तथार्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
इसके बाद अनुच्छेद 128 के अंतर्गत सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को भी सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। यानी कि फ्रेंड्स जो रिटायरमेंट ले लेते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं न्यायाधीश, उनको भी जो है सर्वोच्च न्यायालय में बैठकों में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है। ओके, अब देखिए इसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। सर्वोच्च न्यायालय को क्या घोषित करता है फ्रेंड्स, यहाँ पे कह रहा है अभिलेख न्यायालय घोषित करता है, यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अनुच्छेद कह रहा है अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130 में फ्रेंड्स कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की स्थान जो है निर्धारित करने की मुख्य न्यायाधीश की शक्ति। ठीक है, ये जो है इसका प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 130 में। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे अनुच्छेद 131 में। इसमें कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल अधिकारित का विवरण, ये जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 131 में बताया गया है। इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 136। अनुच्छेद 136 में जो है फ्रेंड्स, इसमें अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी जो जैसा कि कोई भी केस होता है उसको अपील करने के लिए अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति का प्रावधान जो है अनुच्छेद 36 में किया गया है। ओके, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 में कह रहा है इसमें कि उच्चतम न्यायालय की अपने निर्णय के पुनर्विचार की शक्ति के विषय में उल्लेख है। ठीक है, पुनर्विचार की शक्ति के विषय में क्या किया गया है, उल्लेख दिया गया है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे अनुच्छेद 141 के बारे में। अनुच्छेद 141 जो है फ्रेंड्स, इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जितने भी विधि सभी न्यायालय हैं उनके क्या होती है, उन पर बाध्यकारी होती है। इसके बाद अनुच्छेद 143 कह रहा है कि इसमें राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय की शक्ति का वर्णन किया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है अनुच्छेद 145। अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कार्य पद्धति एवं प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो रही है अनुच्छेद 145 की। ठीक है, कितने अनुच्छेद की बात हो रही है फ्रेंड्स, अनुच्छेद 145 में यही कहा गया है कि जिसमें जो कार्य है, पद्धति है, उसके अलावा जितने प्रक्रिया होती है उसको विनिमय करने के लिए नियम और कानून बनाने की शक्ति दी गई है। किसको, उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रपति को। ओके, अब देखिए इसके बाद कह रहा है अनुच्छेद 146। अनुच्छेद 146 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बताया थे, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जितने भी आपके उच्च न्यायाधीश हो गए या फिर न्यायाधीश हैं, तो उनके जो है वेतन और भत्ते कहाँ से मिलते हैं, तो ये फ्रेंड्स भारत की संचित निधि से मिलते हैं। ठीक है, उन पर भारित होते हैं। अब चलिए हम इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। जिसको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। ठीक है, बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा करके 11 कर दी गई। ठीक है, कब फ्रेंड्स बढ़ा करके 11 कर दी थी, 1956 ईस्वी में। अब इसके बाद अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 11 कर दी गई थी, फिर उसके बाद क्या होता है, वर्ष 1960 ईस्वी में यह संख्या जो है पुनः बढ़ा करके 14 कर दी गई। फिर उसके बाद 1978 में इसकी संख्या जो है बढ़ा करके 18 कर दी गई थी। इसके बाद 1986 में, वर्ष 1986 में जो है मुख्य न्यायाधीशों की, यानी कि न्यायाधीश में जो संख्या थी न्यायाधीशों की, तो वो 26 हो गई थी। फिर उसके बाद केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 ईस्वी को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की जो संख्या है उसको 25 से बढ़ा करके 30 करने का फैसला किया। ओके, तो फ्रेंड्स इन न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ मैंने भी आपको बताया ना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारण नहीं की गई थी।
जबकि एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की जो आयु सीमा है वो 65 वर्ष है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी है? 65 वर्ष। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इनकी जो है मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं और जो न्यायाधीश होते हैं इनकी, और जो कार्यवाहक न्यायाधीश होते हैं इनकी जो है वो पेमेंट कितनी होती है। तो देखिए, आप में से कितने लोगों को इनकी पेमेंट पता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोग पहले बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को पता है। ठीक है, अब देखिए मैं नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँगी, इसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है केंद्र और राज्यों। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो ये फ्रेंड्स इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। ओके, अब देखिए इसके बाद हम यही बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचों का जो सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया है। तो किस वाद में प्रतिपादित किया फ्रेंड्स? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो है इस मूल ढांचे के सिद्धांत पर प्रतिपादित किया है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है केवल सर्वोच्च न्यायालय में तत्थर्प न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही तत्थर्प न्यायाधीशों का जो है नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, ये भी फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पूर्वानुलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो ये फ्रेंड्स हैं अनुच्छेद 137। ठीक है, अनुच्छेद 137 जो कि मैंने इसके पहले आपको बताया है अनुच्छेद 137 के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे कह रहा है भारत में संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का स्रोत क्या है। तो वो है फ्रेंड्स न्यायिक समीक्षा। इसके बाद नेक्स्ट कह रहा है संविधान को व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है। तो संविधान का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं। तो फ्रेंड्स मूल अधिकारों का परिवर्तन वाला जो मामला है वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान का संरक्षक कौन करता है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक जो है फ्रेंड्स वो सर्वोच्च न्यायालय करता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियों के बारे में बताया गया है। ठीक है, न्यायाधीशों को प्राप्त उन्मुक्तियाँ क्या क्या हैं, कौन कौन सी हैं, इसके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट कह रहा है यहाँ पे कि अनुच्छेद 121 के तहत उच्चतम न्यायालय, ठीक है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के आचरण के संबंध में संसद में चर्चा का प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के विषय में संसद में कोई चर्चा नहीं होगी, किंतु जब ऐसे न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर संसद में विचार चल रहा हो तो उसके संबंध आचरण पर संसद में चर्चा की जा सकेगी। ओके, यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है न्यायालय की अवमानना की। न्यायालय की अवमानना देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है बात कही जा रही है अनुच्छेद 129 के बारे में। तो अनुच्छेद 129 में सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों में जो है अवमानना के संबंध में शक्तियों का प्रावधान किया गया है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, मतलब यानी कि फ्रेंड्स जो यहाँ पे न्यायाधीशों पे किस किस चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो कोई व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है वह व्यक्ति भारत में किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, ये जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 124 भाग 7 में इसका जो है प्रावधान किया गया है। ओके, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, आप सभी के सामने आ गए। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश जो है फ्रेंड्स न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष किस अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। तो ये फ्रेंड्स आते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से किसे परामर्श लेने का अधिकार है।
तो कानूनी मामले पर फ्रेंड्स जो है उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति को है, जो कि अनुच्छेद 143 में इसके बारे में चर्चा की गई है या फिर इसमें प्रावधान बतलाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसे उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। यह धारणा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में उच्चतम न्यायालय के व्यक्त की गई थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो ये फ्रेंड्स अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान का अगर फ्रेंड्स पूछ लिया गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 क्या कहता है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 जो है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों के बारे में बतलाया गया है। अब देखिए सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या क्या हैं, तो पहला कह रहा है संवैधानिक विषयों से जुड़ी हुई अपीलें, जिसका जो है फ्रेंड्स प्रावधान अनुच्छेद 132 में दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है सिविल विषयों से जुड़े अपीलें, जो कि अनुच्छेद 133 में कहा गया है इसके बारे में। थर्ड कह रहा है आपराधिक विषयों से जुड़े अपीलें, जो कि अनुच्छेद 134 में इसके बारे में बतलाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है विशेष अनुमति से की जाने वाली अपीलें, जो कि अनुच्छेद 136 में बताई गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए कम से कम 10 वर्ष तक। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष तक, तो कम से कम 10 वर्ष तक उसको कार्य करना पड़ेगा, वकालत करना पड़ेगा, तब जा कर के वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे। ओके, सबसे पहले उन्हें उच्च न्यायालय में वकालत करनी होती 10 साल तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय राज्य के ऐसे कानून जो संविधान के विपरीत हों उसे असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं। ठीक है, उसे क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, असंवैधानिक घोषित करा जा सकता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि लोकहितवाद। ठीक है, लोकहितवाद यानी कि PIL। ठीक है, पिल की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ है, तो ये फ्रेंड्स जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका जो है उद्गम हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कह रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कैसा न्यायालय है, एक अभिलेख न्यायालय है और इसके सभी निर्णयों का साक्षरतात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, रीट क्या की जाती है, रीट जारी की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी लोग जो है इसको 1 से या 2 बार सुन लीजिएगा। देखिए उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं, तो देखिए फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो योग्यता होती है क्या क्या होती है, तो ध्यान से सुनिए। तो देखिए पहला तो उनकी योग्यता वो भारत का नागरिक हो। सेकंड योग्यता होती है वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुकी हों। इसके अलावा किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुके हों, तो वो क्या होंगे फ्रेंड्स, तो वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्य माने जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में एक चीज़ और आपको बता दूं, तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत के किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकता। ओके, अब इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एक पॉइंट में आपको और बता दूं कि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाता है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी, और सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आपके मन में उच्च न्यायालय के बारे में भी आ रहा होगा, तो उच्च न्यायालय क्या है, तो देखिए संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 में वर्णन किया गया है। लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों और किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। ये बात जो है फ्रेंड्स अनुच्छेद 231 में कही गई है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम बात करें तो वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली और दमन तथा दीव
और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। ठीक है फ्रेंड्स, इन सभी के लिए क्या है, एक ही उच्च न्यायालय है। और वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, ये आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास कैसे लगी सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कल की क्लास में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगी राज्यपाल के बारे में। ठीक है, तो राज्यपाल के बारे में आपको बताऊंगी कि राज्यपाल जो है भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है, इनके लिए जो किस देश से लिया गया है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं फ्रेंड्स कल की क्लास में हम आपको बताएंगे। ओके।